गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 11 अप्रैल 2024 के जो भी करंट अफेयर चर्चा में हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीकेंड पर मैं पूरे वीक का मास्टर पीडीएफ बनाकर भी डाल दूंगा, जिसमें 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल का करंट अफेयर्स आपका होगा, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो वजह से। एक तो जो पहले यहां पर प्राइम मिनिस्टर थे वो भारतीय मूल के थे, लियो वराडकर जी। उन्होंने इस्तीफा दिया और उनकी जगह साइमन हैरिस को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। और साइमन हैरिस देश के सबसे कम उम्र के पीएम बन गए हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन्होंने दिया था वो भी भारतीय मूल के थे। लियो वराडकर ने यहां से इस्तीफा दिया था। तो साइमन हैरिस याद रखिएगा। बात करें अगर आयरलैंड की, तो आयरलैंड की जो राजधानी है वो है डबलिन और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। नीचे मैप लगाया, मैप भी देख लीजिए। ये है आपका आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम के साथ ही अपना एकमात्र बॉर्डर शेयर करता है। यहां पर बात करें अगर इन दोनों के बीच का जो ये वाला एरिया है, इसको बोला जाता है आपका आयरिश सी। ठीक है, और ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला, ठीक है, इसको बोला जाता है बे ऑफ बिस्के। ठीक है, ये सारे प्रश्न आते रहते हैं इसलिए बता रहा हूं। बे ऑफ बिस्के, यहां वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका इंग्लिश चैनल। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा बनता रहता है, आप सभी ने सुना होगा। यहां पर देखिए जो एरिया है ये, इसको बोला जाता है डोवर स्ट्रेट। मैं अभी मैप में भी दिखा दूंगा आपको, वहां से और आपको समझ में आएगा। डोवर स्ट्रेट या डोवर जलदमरू मध्य आपसे पूछे तो किस किस को जोड़ता है? ये जो इंग्लिश चैनल है और नॉर्थ सी, इन दोनों को जोड़ता है। एक्चुअल में क्या है, इन दोनों के बीच में जो फ्रांस है और जो यूनाइटेड किंगडम है, इन दोनों के बीच में यहां पर एक टनल बनी हुई है, ठीक है, जिसको चैनल टनल के नाम से जाना जाता है। चैनल टनल। और यहीं पर इसके एक सिरे पर डोवर नाम की एक जगह है यूनाइटेड किंगडम में, उसी के नाम पर इसका नाम डोवर स्ट्रेट पड़ा है। मैं मैप में आपको दिखा देता हूं, वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जो मैं कह रहा था, ये है आपका डोवर। ठीक है, ये है आपका इंग्लिश चैनल, ये है नॉर्थ सी। इन दोनों के बीच में आप पढ़ेंगे तो चैनल टनल यहां पर बनी हुई है। ये है आपका फ्रांस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि डोवर जो स्ट्रेट है या डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ता है। कौन से दो देशों के बीच में है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में ये है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये सारे चर्चा में थे। आगे चलते हैं। इसके अलावा एक और देश अभी चर्चा में है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड। यहां पर भी एक नया इलेक्शन हुआ है। आइसलैंड के विदेश मंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वो आयरलैंड था, ये आइसलैंड है। इससे पहले कैटरीन जैकब्स डॉटर ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जो पहले थी यहां पर प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इस पद को छोड़ दिया था। उस पद के लिए अब बजरनी बेनेडिक्टसन जी को चुना गया है। तो ये आप याद रखिएगा। यहां पर अगर बात करें, आइसलैंड की जो कैपिटल है, ये आपका आइसलैंड है। यहां पर आप देखेंगे रिकजाविक। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछता रहता है। आइसलैंड की कैपिटल आपकी रिकजाविक है। और अगर करेंसी की बात करें तो मैंने ऊपर डाल दी है आइसलैंडिक क्रोना, ये यहां की कैपिटल है। इसके अलावा एक चीज देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है या नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है, ये पूछता रहता है कि किन कंट्रीज से होकर ये गुजरता है। तो ये आइस इस तरीके से यहां से ऐसे पूरा सर्कल है ग्लोब पे, आपको पता होगा। तो ये आपका आइसलैंड से होकर भी गुजरता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका आइसलैंड से भी होकर गुजरता है। कैपिटल मैंने आपको बता दी और करेंसी इसकी क्रोना है। तो यहां पर नया अभी प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ है। एक प्रश्न यहां से और बहुत ज्यादा बनता है, आपने देखा होगा, जो आपको ग्रीनलैंड दिख रहा है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसको याद रखिएगा। कौन सी कंट्री के स्वामित्व में ये आता है, कौन सी कंट्री की ओनरशिप है? तो ये डेनमार्क का हिस्सा है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये तो टॉप का तो सबको पता होता है, लेकिन टॉप के 3 आप याद कर लीजिए। मैं तीनों बता देता हूं। पहले नंबर पर ग्रीनलैंड है, दूसरे नंबर पर है आपका न्यू गिनी आइलैंड। ये आपका पैसिफिक ओशन में स्थित है या प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, इसकी रैंक सेकंड है। और तीसरी रैंक की अगर बात करें तो तीसरी रैंक की है आपकी बोर्नियो द्वीप समूह की या बोर्नियो आइलैंड की। ये आपका साउथ चाइना सी के दक्षिण में स्थित है।
अगर आप मैप में देखेंगे तो साउथ चाइना सी के दक्षिण में आपको ये दिखाई देगा। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, टॉप के 3 आइलैंडिक नेशन यही है। हो सकता है आपसे ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ ले। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, और ग्रीनलैंड से भी देखिए जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो ग्रीनलैंड से भी होकर गुजरता है, नॉर्वे से गुजरता है। ये आपका फिनलैंड है, स्वीडन से होकर गुजरता है, माफ कीजिए ये वाला स्वीडन है, इधर फिनलैंड है आपका, तो इनसे होकर भी ये गुजरता है। इन सबको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और देशों में भी अभी नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वो मैंने डाल दिए हैं। मिस्र के नए राष्ट्रपति को तीसरे टर्म के लिए चुना गया है, अब्देल फताह अल सीसी। मिस्र की राजधानी की बात करें तो आपका क्या है, कायरो या काहिरा, हिंदी में से काहिरा बोला जाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए। इसकी प्रधानमंत्री, क्योंकि यहाँ की ये पहली महिला प्रधानमंत्री है, किसको चुना गया है, जूडिथ सुमिनवा तुलुका जी को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। यहां से एक बहुत फेमस रिवर बहती है, वो मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्गो, जिसको जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है या इक्वेटर है उसको ये 2 बार काटती है। कौन, कॉन्गो नदी, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमोए फे को चुना गया है। अगर सेनेगल की बात करें तो यह भी एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी क्या है, डाकर, और कॉन्गो की राजधानी किनशासा है, किनशासा, इसको भी याद रखिएगा। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री किसको चुना गया है, तो लुइस मोंटेनेग्रो को चुना गया है। पुर्तगाल की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है आपकी लिस्बन। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति किनको बनाया गया है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जी को बनाया गया है। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है आपकी जकार्ता। जकार्ता में ही किसका सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर है, तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जकार्ता में ही स्थित है। टोटल इसमें 10 देश हैं। आसियान +6 की बात करें तो उसमें इंडिया आता है। आसियान के जो 6 फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं उसमें भारत शामिल है। इसमें चाइना है, और जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और साउथ कोरिया है। टोटल ये 6 मेंबर हैं आसियान के बाहर। इंडिया मेन आसियान के जो 10 मेंबर हैं उसका हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। आसियान +6 का इंडिया मेंबर है। आसियान +6 मतलब 10+6 जो फ्री ट्रेड पार्टनर है आसियान के, उसमें भारत शामिल है। ये भी देखिए, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है। 2 अवार्ड चर्चा में है, एक और बाद में दिखाऊंगा। भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को उनकी ऐतिहासिक सफलता के लिए हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विटगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए, नासा के द्वारा दिया जाने वाला एक ये अवार्ड है जो इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को मिला है, क्योंकि आपको पता होगा भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था जब हमने चंद्रयान 3 मिशन की वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी 23 अगस्त को। इस अवार्ड का नाम नासा द्वारा जॉन एल जैक स्विटगर्ट जूनियर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने जो अपोलो 13 मिशन था नासा का, उस पर उड़ान भरी थी। तो ये आप अवार्ड याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें थोड़ा सा चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, चंद्रयान 3 मिशन जुलाई 2023 में आपका ये लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा। चंद्रयान 3 में क्या क्या था आपका, 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। एक था आपका लैंडर जिसका नाम था विक्रम, और दूसरा था आपका रोवर जो चंद्रमा की सतह पर चलकर आंकड़े जुटा रहा था, उसका नाम था प्रज्ञान। 23 अगस्त 2023 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिए, कब हमने लैंड किया था दक्षिणी मिशन पर। 23 अगस्त 2023 को मिशन ने इतिहास रच दिया जब विक्रम ने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा की सतह को सफलतापूर्वक छुआ, एक ऐसा क्षेत्र जो पिछले मिशनों से अज्ञात रहा था। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, अभी भारत और जापानी स्पेस एजेंसी के बीच में एक और मिशन चर्चा में है जो चंद्रमा से संबंधित है, वो है आपका लूपेक्स मिशन, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो ये भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, उन दोनों के बीच का एक प्रपोज्ड मिशन है, इसको भी याद रखिएगा, लूपेक्स मिशन। आगे चलते हैं। और हाँ, अंतरिक्ष से संबंधित एक और चर्चा में क्या था, भारत का जो पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है आपका, TSAT-1A, जो कि टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो TSAT-1A आपका क्या है, भारत का पहला प्राइवेट रूप से निर्मित अर्थ ऑब्जर्वेशन या पृथ्वी निगरानी उपग्रह है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक और अभी उपग्रह चर्चा में था, कैलिस्टो। ठीक है, कैलिस्टो आपका कौन से ग्रह का उपग्रह है या कौन से ग्रह का चंद्रमा है, मैंने बताया था आपको, ये जुपिटर या बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा है और ये अभी चर्चा में था। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल, ये डेट यहां पर गलत हो गई, 10 अप्रैल को मनाया जाता है, माफी चाहूंगा। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस जर्मन चिकित्सक और रसायनज्ञ डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, आपने देखा होगा हैनीमैन वगैरह जो नाम है, ये
होम्योपैथी से जुड़ा हुआ है। हमारे ही शहर में हैनीमैन नाम से एक चौक भी है। के योगदान को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है इसकी वो रखी गई है होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार, होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली। इससे पहले अभी 7 अप्रैल को आपने देखा होगा, 7 अप्रैल को क्या मनाया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, तो इसको भी याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्ति पीठों में शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव, जिसको शक्ति महोत्सव कहा जा रहा है, इसका आयोजन करेगा। तो शक्ति उत्सव का शुभारंभ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से हो रहा है, जो कि एक आपका शक्ति पीठ है। तो नवरात्रे स्टार्ट हुए थे, उसी दिन से संगीत नाटक अकादमी जो है उसने ये शक्ति उत्सव शुरू किया है, जो भारत के 7 अलग अलग शक्ति पीठों में, क्योंकि पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर ये हैं, तो उसमें से ही जो कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी में, वहां से ये स्टार्ट हुआ है। तो मंदिर भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा असम में एक और बहुत फेमस मेला होता है इसी मंदिर में, उसका क्या नाम है, अंबुबाची मेला, इसको याद रखिएगा। ये भी कामाख्या मंदिर में ही आपका होता है, अंबुबाची मेला। इसके अलावा असम का एक और बहुत फेमस उत्सव है, वो तो सबको पता ही होगा, बिहू या भोगली बिहू भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा एक और वजह से अभी असम चर्चा में है, असम में एक मास्क बनाने की कला है, माजुली मास्क, ठीक है, या माजुली मुखौटे जो बनाने की कला है, उसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। माजुली आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो माजुली मास्क बनाने की कला को जीआई टैग मिला है, जो असम से संबंधित है। इसके अलावा असम का एक स्टैटिक फैक्ट और बता देता हूं, भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है, सब आपने पढ़े होंगे, मोहिनी अट्टम है, कथकली, भरतनाट्यम, इस तरीके से टोटल 8 भारत में क्लासिकल नृत्य माने जाते हैं। उसमें से असम का भी एक नृत्य है जिसे सत्रिया बोला जाता है, ठीक है, सत्रिया, ये आपका असम से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सत्रिया डांस कहां पर होता है, तो असम में होता है, और भारत के 8 रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांसेस में से ये एक है। बात करें अगर इस डांस को फेमस किसने बनाया, तो एक बहुत फेमस सूफी संत रहे हैं, माफ कीजिए, भक्ति काल के संत रहे हैं, श्रीमद शंकरदेव, ठीक है, श्रीमद शंकरदेव, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया। और देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं यहां पर, इस डांस को बताने का मतलब क्या है, जो ये माजुली मास्क वगैरह का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं इसी डांस वगैरह से संबंधित है, और इसी ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करने में हेल्प की थी। तो माजुली मास्क वाली कला को आप सत्रिया डांस से जोड़कर भी देख सकते हैं। श्रीमद शंकरदेव ने इसको प्रमोट किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वजह से सारा ये चर्चा में था। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को झारखंड के रांची में किया जाएगा। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग कहां पर हो रही है, रांची में हो रही है। इसके अलावा भी हॉकी का जो महिला टीम है उसके भी नेशनल कोच या नए कोच बने हैं, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। एक ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत वायरल हेपेटाइटिस के सबसे अधिक बोझ वाले देशों में से एक है। तो देखिए ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 अभी WHO के द्वारा जारी की गई है। बात करें अगर हेपेटाइटिस की, तो प्रश्न बनता है सबसे पहले कि हेपेटाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बेसिकली इसमें लीवर जो है आपका, यकृत, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। लीवर में सूजन आना सबसे बड़ा कारण इसका माना जाता है हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस देखिए वायरल डिजीज है, या वायरस से ये होता है, विषाणु से होता है, इसको याद रखिएगा। कितने तरीके का, देखिए मेनली ये 5 तरीके का होता है, ABCDE। तो इसको हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C, D, E इस तरीके से बोला जाता है। तो जो हेपेटाइटिस A और E है ये थोड़े से कम संक्रमणशील होते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन जो B और C है ये हेपेटाइटिस सबसे ज्यादा संक्रामक माने जाते हैं। और इसकी अगर बात करें तो चाइना इससे नंबर 1 है इस तरीके के मामलों में, और इंडिया इसमें नंबर 2 है। इसीलिए सब ऊपर लाइन में क्या बोला गया है, सबसे अधिक बोझ वाले देशों में से एक है। तो सबसे ज्यादा जो बर्डन है, बोझ है, वो चाइना के ऊपर है, फिर इंडिया के ऊपर है। अगर बात करें, देखिए हेपेटाइटिस इतना ज्यादा सीरियस रोग क्यों है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो संक्रामक रोग से डेथ होती है वो होती है टीबी से, ठीक है। टीबी से सबसे ज्यादा डेथ पूरे देश विश्व में होती है, और जो सेकंड रैंक है वो है हेपेटाइटिस की। तो देख लीजिए आप कितनी घातक बीमारी है। पूरे ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो हेपेटाइटिस से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, पहले नंबर पर है टीबी। टीबी बता दूंगा, टीबी आपका बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, लेकिन ये हेपेटाइटिस आपका वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। तो ये रिपोर्ट अभी जारी की गई है, इसको याद रखिएगा। ये एक डेथ हुई है, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स
जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल की खोज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या रखा गया है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल। इसे गॉड पार्टिकल बोले जाते हैं। एक्चुअली फिजिक्स में टोटल 17 फंडामेंटल या मूलभूत पार्टिकल पाए जाते हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए थ्योरी प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी खोज इन्होंने की थी। इनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2013 में इन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनके काम ने बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के निर्माण को स्पष्ट किया, जो मैं आपको बता रहा हूं कि यूनिवर्स की खोज में इसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जिनकी अभी डेथ हुई है इनको नोबेल पुरस्कार कौन से सन में मिला था और किस क्षेत्र में मिला था, तो इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था 2013 में। और ये एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर एमिरेटस रहे हैं। इजराइल ने पहली बार अपनी जहाज पर स्थापित रक्षा प्रणाली तैनात की जिसे सी डोम के नाम से कहा या सी डोम के नाम से जाना जाता है। देखिए एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है। मान लीजिए किसी कंट्री ने आपके ऊपर मिसाइल से अटैक किया, तो उस मिसाइल को अगर आप हवा में ही नष्ट कर देते हैं तो उसको एयर डिफेंस सिस्टम बोला जाता है। भारत के पास भी रशिया का एक एयर डिफेंस सिस्टम है और अपना भी पृथ्वी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। तो एयर डिफेंस सिस्टम आपका ये होता है कि अगर आपके ऊपर किसी देश ने मिसाइल से अटैक किया तो उसको हवा में ही नष्ट कर देना। तो उसी तरीके का ये जो इजराइल का है इसका नाम है सी डोम और ये समुद्र आधारित है। इसी का जो लैंड वर्जन है यानी जो धरती पर स्थापित है उसका नाम क्या है, आयरन डोम। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। आयरन डोम भी आपका इजराइल का है, लैंड वाला है, और जो उसका सी वर्जन है या समुद्री वर्जन है उसको सी डोम कहा जाता है। इसका एक नौसैनिक संस्करण है जिसका उपयोग रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचने के लिए किया जाता है। मैंने नीचे कुछ और देशों के भी एयर डिफेंस सिस्टम डाल दिए हैं। एरो एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी आपका इजराइल का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। S-400 ट्रायम्फ जो रशिया से इंडिया ने भी खरीदा है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड है, ये आपका यूएसए का है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये आपका यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा चाइना के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, HQ-22 या फिर इसको FK-3 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अलग अलग कंट्रीज के एयर डिफेंस सिस्टम है। इंडिया के पास आपका पृथ्वी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, AAD इसको बोला जाता है। आगे चलते हैं। जिम्बाब्वे ने अत्यधिक मुद्रास्फीति के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा या गोल्ड बैक्ड करेंसी इसको बोला जा रहा है जिसका नाम है ZIG। ZI मतलब जिम्बाब्वे, G मतलब गोल्ड। तो जिम्बाब्वे गोल्ड की एक शॉर्ट फॉर्म है। तो ये याद रखिए, आपसे सीधे पूछेगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिम्बाब्वे में पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से वहां पर जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसीलिए उसकी करेंसी जो है उसकी परचेजिंग पावर खत्म होती जा रही है। मतलब जहां 100 रुपए में पहले आप सफिशिएंट चीजें खरीद ले रहे थे, लेकिन अब 100 रुपए में वहां पर कुछ भी चीज आसानी से नहीं मिल रही है। मतलब जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। इन्फ्लेशन में यही आपका होता है। 1 से 2 साल पहले वेनेजुएला भी इसी चीज से गुजर रहा था। ठीक है, तो एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा या गोल्ड बैक्ड करेंसी ZIG, जिम्बाब्वे गोल्ड किसने लॉन्च की, जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है। अगर बात करें जिम्बाब्वे की तो उसकी कैपिटल है हरारे और इसकी जो करेंसी है वैसे वो है जिम्बाब्वे डॉलर, इसको याद रखिएगा। बात करेगा जिम्बाब्वे के बॉर्डर्स की या जिम्बाब्वे कंट्री की, तो मोजाम्बिक से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जाम्बिया से अपना बॉर्डर शेयर करता है, बोट्सवाना से करता है और साउथ अफ्रीका से करता है। एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जो बॉर्डर बनाती है वो बनाती है आपकी जाम्बेजी रिवर। ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी बहुत बनते हैं क्योंकि जाम्बेजी रिवर पर एक बहुत फेमस वाटरफॉल है विक्टोरिया फॉल्स। यहां पर आप देख सकते हैं विक्टोरिया फॉल्स इस पर स्थित है और यहां पर एक डैम बना हुआ है इस पर, इसका नाम है करीबा डैम, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, करीबा डैम। 2 डैम अफ्रीका महाद्वीप में बहुत फेमस है। एक है आपका करीबा डैम जो जाम्बेजी नदी के ऊपर है, दूसरा है आपका असवान डैम। ठीक है, असवान डैम। ठीक है, ये आपका नील नदी के ऊपर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। और असवान डैम जब बना है तो आपने देखा होगा जब डैम बनता है तो उसके पीछे पानी को रोकना पड़ता है। जब पानी हाइट से टरबाइन के ऊपर गिरता है तो वहां पर एक लेक का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर जो लेक बनी है उसका नाम है नासिर लेक। ठीक है, नासिर लेक, इसलिए कभी कभी इसको नासिर डैम भी बोल दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, दोनों नील नदी के ऊपर है। तो जाम्बेजी रिवर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच का बॉर्डर बनाती है। इस पर करीबा डैम है और विक्टोरिया झरना इस पर स्थित है। आगे चलते हैं। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। तो हॉकी इससे संबंधित 2 न्यूज थी। एक तो राष्ट्रीय महिला लीग कहां पर होने वाली है, झारखंड के रांची में, और हॉकी टीम के नए कोच किनको बनाया गया है,
हरेंद्र सिंह को, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्लेयर हैं। और ये देखिए 2028 में आपके लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल होने वाले हैं, तब तक ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच अब रहेंगे। 2024 के जो ओलंपिक हैं वो आपके कहां पर हो रहे हैं, पेरिस में वो हो रहे हैं। दो टाइप के ओलंपिक होते हैं, एक होते हैं समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और शीतकालीन ओलंपिक। पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो कब हुए थे, 1896 में हुए थे। कहां पर, एथेंस ग्रीस में। और अगर बात करें पहले शीतकालीन ओलंपिक, तो शीतकालीन ओलंपिक 1924 में हुए थे। फ्रांस का एक शहर है चामोनिक्स, फ्रांस, यहां पर सबसे पहले ये आयोजित किए गए थे, इसको याद रखिएगा। और हाँ, एक प्रश्न और इससे बन जाता है, जो झंडा है आपका ओलंपिक्स का, आपने देखा होगा इस तरीके का झंडा है जिसमें आपके 5 छल्ले हैं, यहाँ व्हाइट इसका बेस रहता है और 5 कलर के छल्ले होते हैं। तो ये किसने डिजाइन किया है, ये आपका एक पर्सन थे, कूबर्टिन, फ्रांसीसी पर्सन थे, COUBERTIN। तो कूबर्टिन ने ये डिजाइन किया है। सबसे पहले ये 1920 के एंटवर्प, ये बेल्जियम में एक जगह है आपकी, ठीक है, बेल्जियम में जब एंटवर्प में ओलंपिक खेल हुए 1920 में, वहां सबसे पहली बार यह फहराया गया था, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल की शोट टीम को अमेरिकन सोसाइटी फॉर मोतियाबिंद एंड रिफ्रैक्टरी सर्जरी की 2024 की वार्षिक बैठक में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार किसको मिला है, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को। इससे पहले अभी हाल ही में कुछ और पुरस्कार चर्चा में रहे हैं। नौसेना प्रमुख INS शारदा द्वारा समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र मिला है। नौसेना प्रमुख के द्वारा किसको, INS शारदा को। अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन की फेलोशिप किसको मिली है, डॉक्टर रघुराम जी को। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसको मिला है, SJVN लिमिटेड, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फुल फॉर्म है सतलुज जल विद्युत निगम। पानी से बिजली बनाने को लेकर एक बहुत फेमस, यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है भारत की, स्पेशली हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में काफी ज्यादा ऑपरेट करती है। एक बहुत फेमस इसका डैम है हिमाचल प्रदेश में, नाप्था झकरी डैम, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 REC लिमिटेड को मिला है, जिसकी फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन काउंसिल। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसको मिला है, मीरा चरांदा को मिला है। एक थोड़ा सा और बता देता हूं, फरवरी के लास्ट में मिला था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार किसको मिला है, उर्दू पोएट गुलजार को, और संस्कृत के एक राइटर है बहुत फेमस, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य। इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। एक बार पूछ लिया था, पता नहीं UPPCS का है किसका है मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जाम दिया था मैंने। गुलजार का असली नाम क्या है, तो इनका असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, ठीक है। गुलजार इनका पेन नेम है, मतलब जो कविता लिखते हुए राइटर यूज करते हैं, तो असली नाम इनका संपूर्ण सिंह कालरा है, याद रखिएगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। एक किताब अभी चर्चा में है, प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई किताब लिखी है। तो ये बुक है आपकी सैम पित्रोदा की। इसमें भारत और अमेरिका के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है कि क्योंकि दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, इन देशों में लोकतंत्र के सामने क्या क्या संभावित चुनौतियां हैं, उसकी बात सैम पित्रोदा द्वारा इस बुक में की गई है, ठीक है। तो यही सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे। आई होप आपको मैप्स वगैरह और एक्स्ट्रा फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।